नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है कि हर बात का विरोध करना भारत के राजनीतिक दलों की प्रचलन हो गई है। जनता को गुमराह करना और अपने विस्फोटक और विषैले बयानों से जनता को आगजनी तक झोंक देना, क्या यह कानून के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता? क्या इस विषय पर नेताओं पर केस नहीं बनता या इनको राजनीतिक रूप से प्रतिबंधित कर देने का मामला नहीं बनता है? इस विषय पर ही आज चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज का चर्चा है कानून पर वाद विवाद, हर मुद्दे पर विरोध और जनता को गुमराह करना। सिलसिलेवार तरीके से 2-3 मुद्दे आपके सामने रखता हूं। जैसे आज चुनाव आयोग के एक कार्यक्रम पर एक निर्णय पर बवाल मच गया। निर्णय का आप पहले वो जान लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई हम अब की बार डोर टू डोर सत्यापन करेंगे, डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे कि राकेश सिंह परमार जिस पते पर पंजीकृत हैं इलेक्शन कमीशन में, वह वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल बात, इसमें कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। उनका यह भी शायद मानना है कि पर्टिकुलर शायद 2004 के बाद अगर कोई बच्चा नया पंजीकृत होगा तो उसके पिता का वेरिफिकेशन होगा, माता का वेरिफिकेशन होगा। बवाल चल रहा है। अब इसमें यह चुनाव आयोग ने क्यों किया यह मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा करना जरूरी था यह मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा साहब ने कहा कि अब आजाद भारत के बाद भी अगर कोई जन्मा है तो उसको अपना सबूत देना पड़ेगा। खेड़ा साहब, आजाद भारत के बाद ही तो रेहानी और बांग्लादेशियों ने घुसपैठ किया है। पूरा देश उनके घुसपैठ से लबालब हो गया है और वो लगातार यहाँ पर शुअर की तरह से बच्चा पैदा कर रहे हैं, आबादी को डिसबैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय यही काम के। पैदावार में उनका मुकाबला, अगर आपको जानकारी ना हो तो सिने तारिका करीना कपूर से पूछे, पेट खाली नहीं रहता उसका। वो उसका मामला है 14 पैदा करे, 4 पैदा करे, लेकिन मैं पैदा करने की क्षमता पर आपको बता रहा हूं। तो रेहानिया कितना करते होंगे? सैफ के पास तो कुछ काम भी हो, सिनेमा कर ही रहा है। तो उन लोगों की जानकारी रखना जरूरी नहीं है कि भाई आप कहां से आए हैं, तार के नीचे से आए हैं, कि पुलिस को पैसा देकर के आए हैं, कि साजिश करता है यहां पर लाए गए हैं, और इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर मेरा बेटा चुनाव आयोग में पंजीकृत करने जा रहा है इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है कि अपने नाम के बाद अपने माता पिता का नाम और पता लिखेगा। और अगर चुनाव आयोग ने पूछ दिया कि भाई तुम्हारे पिता कहां से आए हुए हैं, तो इसमें बुराई क्या? मैं बताऊंगा बलिया से आए हम, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा लड़का दिल्ली में पंजीकरण करवाएगा। हालांकि यहाँ पर मेरे वाला मामला में बता रहा हूँ कि अगर कोई विवाद उठता है, क्योंकि मैं बलिया से आया हूं और मेरा इलेक्शन में मतदान का अधिकार बलिया में है। चुनाव आयोग पूछेगा कि भाई आप दिल्ली में रहते हैं तो बलिया में एग्जिस्टिंग कार्ड में दिखाऊंगा, मेरा बलिया में जन्म का प्रमाण है। इसमें बुराई क्या है? लेकिन चूंकि हमारे यहाँ क्या है कि आपको विरोध करने के लिए कोई मुद्दा ढूंढने की जरूरत नहीं, आप किसी बात पर विरोध कर सकते हैं। और भारत की महानतम जनता इस बात की पूछताछ नहीं करती कि भाई इसमें विरोध वाली क्या बात है। चुनाव आयोग अगर हमारे दरवाजे पर आएगा और पूछेगा कि आपका यही पता है, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं रहता हूं। अब देखिए इसमें विरोधाभास क्या है। आप इलेक्शन के टाइम में देखे होंगे कि भाई इतना प्रतिशत यहाँ वोट बढ़ गया, इतना प्रतिशत बढ़ गया, और सभी राजनीतिक दल को कहते हैं कि दिल्ली के फलाने मकान में इतना 100 मतदाता है। तब तो और जरूरी बन जाता है कि चुनाव आयोग जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करे, क्योंकि आप ही ने कहा है कि फलाने पते पर मैं नाम रखता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रवेश वर्मा, मतलब साहिब सिंह का बेटा प्रवेश वर्मा के फलाने वाले मकान पर 80 कार्ड बने हैं।
ये जाहिर लग रहा है कि एकदम फर्जी हुआ, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने 80 आदमी अपने घर में कहां से रखे। या सच्चाई होगी कि उसका बड़ा मकान होगा और किराएदार 80 होंगे और किराएदारों का रजिस्टर में नाम चढ़ता है, लेकिन यह किराएदार थे कि फर्जी नाम थे, यह जानना तो अब और जरूरी हो गया है। तो चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहिए कि एक टीवी स्टेटमेंट के ऊपर चुनाव आयोग ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि मैं उस प्रवेश वर्मा के घर पे जाऊंगा, खुद अपने आंखों से देखूंगा कि वो 80 लोग वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उनका नाम कट जाएगा। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको किसी भी मुद्दे को सरकार से जोड़ देना और उसको सरकार के विरुद्ध खड़ा कर देना प्रचलन हो गया, क्योंकि हमारे देश में पूछा नहीं जाता कि आपने यह मुद्दा क्यों उठाया, इसमें आपको क्या दिख रहा था और इसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि कल कोई और मुद्दा मिल जाएगा तो ये वाला मुद्दा आदमी भूल जाएगा। लेकिन आज जो दिन भर में सरकार के प्रति नफरत, गुस्सा और बेमनस पाल कर रखा अपने राजनीतिक दलों के बयान के ऊपर, उसका क्या? वो तो दिन भर मेरे मन में गुस्सा रहा ना, सरकार का कोई बढ़िया काम मुझे दिखा नहीं, यही दिखा यार, ये देखो फलाना ढिमाका। अब एक बयान आ रहा है कि महाराष्ट्र की तरह से बिहार में भी खेल हो रहा है क्या, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार से क्यों शुरू कर रही है। भाई भले मानुष, अब अच्छा हुआ कि आप अभी जन्मे, नहीं तो आप मोहनदास करमचंद गांधी को कहते कि भाई आपने अपना आंदोलन चंपारण से क्यों शुरू किया, वो तो बिहार की पावन पवित्र धरती पर है। आपने राकेश परमार के होम डिस्ट्रिक्ट बलिया से क्यों नहीं किया, क्योंकि वीरों की धरती बलिदानी प्रवेश बागी बलिया उत्तर प्रदेश, जहां के मंगल पांडे, चीतू पांडे जैसे वीर लोग पहले ही बलिया को आजाद करा चुके थे, तो वहां से काहे नहीं किया। भाई शुरुआत तो कहीं से की जाएगी ना, वो बिहार कोई भारत के बाहर का तो जगह है नहीं कि भाई आपने बिहार से क्यों किया। चुनाव आयोग 2800 राज्यों में करेगी, केंद्र शासित प्रदेशों में करेगी, बेटे शुभारंभ तो कहीं से करे। उसको लगा होगा कि अभी बिहार में चुनाव प्रस्तावित है, तुरंत चुनाव बिहार में ही अगला होने वाला है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय है, तो अपनी सारी मशीनरी को पहले बिहार में लगा दे, बिहार के समाप्त के बाद फिर उधर हम झारखंड और बंगाल में भेजेंगे, कुछ टीमों को इधर यूपी में भेजेंगे, वह इसका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ बिलबिलाने की और लोगों को परेशान करने की, झूठ बोलने की एक आदत है, जिस पर तुरंत अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हम अगर लोकतंत्र के मेन पिलर चुनाव को ही अगर संदेहास्पद बना देंगे, उसी पर अगर संदेह व्यक्त कर देंगे, तो फिर लोगों का चुनाव से मन हट जाएगा। फिर चुनाव से अगर मन हट जाएगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब। लोकतंत्र का मेन मकसद चुनाव है। और आप ईवीएम वगैरह पर तो पहले संदेह व्यक्त कर चुके हैं कि अगर चुनाव में मेरी विजय हुई तो ईवीएम ठीक थी, अगर मेरा पराजय हुआ तो ईवीएम खराब है, यह तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यह काम, मैं बार बार कहता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं कि भाई देखो, इसको चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास या किसी भी नेताओं के प्रति अविश्वास का मुंह तोड़ जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो जनता दे सकती है। मतदान के टाइम पर जब मतदान का समय आए तो आप मतदान का बटन दबाने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि हमारी यह महानतम उम्मीदवार जिसके पक्ष में मैं मतदान करने जा रहा हूं, क्या इन्होंने हमारे भूखमरी के लिए कुछ किया, अस्पताल सुलभ हो इसके लिए किया, शिक्षा सबके लिए समान हो इसके लिए किया, संसाधनों पर सबका अधिकार एक समान हो ऐसा उन्होंने किया। क्योंकि पहले वो कह चुके हैं कि संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यक का अधिकार है, तो फिर मैं अगर अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं हूं तो उनको मतदान क्यों करूं। यह सब चीजों को अगर मैं विचार करूंगा तो सही आदमी को मतदान दूंगा। और विश्वास करिए, नेता सब बर्दाश्त कर सकता है, चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे 1% लगेगा, 1 मिनट का भी अगर लग जाएगा कि मेरी यह झूठ लफाजी जनता को समझ आ गई है और वह चुनाव के माध्यम से हमारा बहिष्कार और विरोध करना शुरू कर दी है, तो अगले दिन से वो सही मुद्दों को अपनाने लगेगी और इन सब मुद्दों से बचने लगेगी जो लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। अब एक झूठ का और बात कह देते हैं, वीडियो लंबा ना कर, एक छोटी सी बात। आज एक और बड़ा बवाल रहा दिन भर, भारतीय संविधान के मूल प्रति से छेड़छाड़ का मामला। असल में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, राव साहब ने जिसकी पूरी परिकल्पना की, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद मिश्र जिस 2 अलग अलग कमेटियों के अध्यक्ष थे, और
आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी ड्राफ्टिंग की थी, उन सब लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का शब्द नहीं इस्तेमाल किया था, नहीं अंकित किया था, नहीं जोड़ा था। या इमरजेंसी के टाइम में जब हर जगह इमरजेंसी लगी थी, परम आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के तहत अंकित कर दिया। अब मजे की बात यह है कि आज संघ के दूसरे नंबर के हसबोले साहब ने इस बात का एक मीटिंग में उल्लेख किया कि जब, क्योंकि आजकल इमरजेंसी की चर्चा हो रही है तो इमरजेंसी में ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उस दौरान किसी कार्यक्रम में हसबोले साहब ने कहा कि भाई यह जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द है यह मूल प्रति में नहीं है, और जब यह संशोधन के द्वारा अंकित किया गया तो इस पर निकालने पर विचार अब तक नहीं हुआ जिस पर विचार होना चाहिए। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कहा कि बेशक यह 42वें संशोधन में अंकित हो, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हमारा मूल भावना है, और वैसे भी है, हम समाजवादी लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारा बेशक ना हो, हम आदमी धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि हम आते जाते चलते फिरते कहाँ धर्म पूछ करके बैगन टमाटर भुजिया लेते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या कोई संसाधन इस्तेमाल करते हैं, पूछो कौन धर्म को भाई, तो हमारा धर्म का मतलब नहीं बनता। तो हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हमारा कानून सब पे बराबर है, यह शब्द अंकित करने से पहले भी। लेकिन आज कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति को लेकर के विरोध किया और इस्तेमाल क्या किया कि अंबेडकर साहब के संविधान को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब एक भी आदमी ने उनसे यह नहीं पूछा, और मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली बात कह रहा हूं कि जो पत्रकार उसको कवर करे तो पत्रकारों ने नहीं पूछा कि भाई साहब अंबेडकर साहब का अपमान आपने किया है कि भाजपा ने किया है, क्योंकि अंबेडकर साहब के ड्राफ्टिंग में कहीं यह शब्द नहीं था। तो अब ना अंबेडकर साहब का अपमान हुआ कि जिस अंबेडकर साहब ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा, उसको इंदिरा जी ने जोड़ा है। तो अंबेडकर साहब का अपमान किसने किया, इंदिरा जी ने या वर्तमान सरकार ने, या अभी जो विचार हो रहा है उसने, या बोले ने? क्योंकि अंबेडकर साहब का वोट है, अंबेडकर साहब मास अपील के सिंबल है, उनका तस्वीर लगा करके आप पूरा चिल्लाइएगा तो लोगों को लगेगा कि अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है, और अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग आपको अपना मानेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि अंबेडकर साहब ने अपने संविधान लिखने में, संविधान का जो उन्होंने प्रस्तावना लिखा या संविधान का जो ड्राफ्ट किया, उसमें यह सब नहीं लिखा। तो या तो इंदिरा जी, अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद राव साहब और सत्यनारायण मिश्र से ज्यादा ज्ञानी अपने आप को माने होंगे कि भाई वो लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आया, वो लोग कमअकल थे, इसीलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं जोड़ पाए। मैं उनसे ज्यादा अकलमंद और समझदार हूं, इसीलिए मैं इन शब्द को जोड़ रही हूं। या उनके मन में यह ख्याल आया होगा कि भाई उन लोगों के समय में इस तरह की जरूरी नहीं समझी गई होगी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा जाए, लेकिन जब प्रैक्टिस हुआ तब लगा कि इन शब्दों को जोड़ा जा सकता है। इंदिरा जी के मन में दोनों बात आया होगा, और कुछ भी आया, लेकिन अंबेडकर साहब के मूल संविधान के प्रति अलग एक जोड़ा जाना तो इंदिरा जी के द्वारा हुआ। तो अगर मान या अपमान हुआ है तो इंदिरा जी के द्वारा हुआ है। फिर कांग्रेस अंबेडकर का अपमान कैसे कह रही है, यह झूठ किसी पत्रकार ने नहीं पूछा, यह झूठ किसी पत्रकार के दिमाग में नहीं आई, और जनता को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो तस्वीर देखती है और तस्वीर पर अपना मन बनाती है। तो यह सब जब तक विचार नहीं होगा, इन सब विषयों पर जब तक व्यापक चर्चा नहीं होगा, और मतदान के टाइम में बटन दबा के ये जब तक ख्याल नहीं आएगा कि भाई अंबेडकर साहब का प्रतिमा को लेकर के कांग्रेसियों ने बवाल काटा था कि बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रही है भाजपा, मूल प्रति में छेड़छाड़ का। जबकि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा था। तो उनके शब्दों के ऊपर एक शब्द लगाना बाबा साहब का अपमान है या सम्मान है, या जिस दिन आप विचार कर लेंगे उसी दिन आप राजनीतिक दलों के खेल को समझ जाएंगे। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत के राजनीतिक दल एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब आज भाजपा है
तो कांग्रेस के सभी पापों को ढक रही है। कल कांग्रेस आएगी तो वर्तमान सरकार भाजपा के पापों को ढकेगी। आपके सामने सिर्फ यह समाजवाद और फलाना ढिमाका की राग अलापेगी। जब खुद पे आएगा तो वही करेगी जो उसके हित में होगा और आपके अहित में होगा। आपके हाथ में झुनझुना है और सारा माल उनका होना है। यही भारतीय राजनीति का काम है, यही भारतीय दल के राजनीति का शगल है। तो इन सब चीजों से होशियार रहे। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपना अकल लगाएं और बहकावे में बिल्कुल ना आए। जब तक अपना अकल से आप सही चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको जगाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, क्योंकि यही मेरा काम है। जो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता उस पर ध्यान देता हूँ, और जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उसी को महत्वपूर्ण बनाता हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल का नाम है महत्वपूर्ण मुद्दा। तो आप अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए और इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, और जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरा प्रण स्वीकार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की